चलिए आइए, वन शॉट सीरीज का अगला टॉपिक है हमारा एटम्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। छोटी सी बात है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जे थॉमसन सर को जो क्रेडिट दिया गया था वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, उनके एटॉमिक मॉडल के लिए नहीं दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने ही किया था, नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। तो एटॉमिक मॉडल में बस उन्होंने ये बताया कि जैसे आप किसी वाटरमेलन को जब बीच से कट करते हैं तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर एटम का भी होता है। यानी कि उन्होंने बस ये बताया कि कुछ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सीड्स होते हैं, वो जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सीड्स वाटरमेलन के अंदर जो होते हैं, आप उन्हीं को अपना इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो बीच का मैटर है, यानी कि ये जो पल्प है, तो ये जो पल्प है, ये पल्प क्या है? ये पल्प आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट आप ले सकते हैं। इस मॉडल ऑफ एटम को तुरंत से ही डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारी चीजें ये मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसमें प्राइमरली रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो था, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो ये मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक, और दूसरी बात की ऑरिजिन ऑफ जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है, जो जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों को पढ़ना है, वही हमारे सिलेबस में, तो वो भी ये मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक, चलिए मेन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात आपका ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था हमारे पास? तो ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल था। ये क्या था? एक गोल्ड फॉइल, ये ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली पतला थिन एक गोल्ड फॉइल लिया गया। यहां पर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था। क्या है ये? एक रेडियो एक्टिव सोर्स है किस चीज का? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम 42। ठीक है, तो यहां से हम लोग अल्फा पार्टिकल शूट करते हैं इसके ऊपर। अल्फा पार्टिकल को एक अलाइनमेंट देने के लिए ये कॉलीमेटर था, मतलब हमें सिर्फ वही अल्फा पार्टिकल चाहिए थे जो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग चले। ये पूरा का पूरा एपरेटस जो है वो एक जिंक सल्फाइड की यहाँ पर ऐसे एक स्क्रीन बनी हुई है। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये पूरा जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। जिंक सल्फाइड का इसलिए है क्योंकि जिंक सल्फाइड पर जब कोई चार्ज पार्टिकल आकर हिट करता है तो वो ग्लो करता है, ताकि हमें पता चल सके ये अल्फा पार्टिकल कहां जा रहे हैं। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा सा था, जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने लिया था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक्स एक्सिस के अलोंग स्कैटरिंग एंगल लिया गया था। स्कैटरिंग एंगल क्या है? तो जब आपने अल्फा पार्टिकल इधर से थ्रो किया तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड ही गए थे, यानी कि अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड गए हैं तो उनके लिए स्कैटरिंग एंगल 0 है। ठीक, और कुछ एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से इस तरीके से ऐसे स्कैटर हो रहे थे, मतलब जाना था ऐसा लेकिन वो चले गए ऐसा। तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। दिस एंगल थीटा इज स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। ठीक, तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल के साथ वेरिएशन है, ये कुछ ऐसा सा आया था। मेरे कहने का मतलब है बहुत थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल ही अपने रास्ते से स्कैटर हो रहे थे। ठीक है, और लगभग हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री से बाउंस बैक करता था। मतलब ये अल्फा पार्टिकल ऐसा गया और घूम करके 180 डिग्री से बाउंस बैक होकर के वापस आ गया। ठीक, तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके लिए हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स थे। वो कंक्लूजन क्या दिया गया था वो सुनिएगा। तो सबसे पहली बात तो यही बताई गई थी कि एटम के अंदर का जो ज्यादातर स्पेस है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है वो किसी अंदर एटम के अंदर का वो बिल्कुल वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है। ठीक, तो उन अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कुछ आया ही नहीं गए, तो इसी वजह से क्या हो गया, वो अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड सीधे सीधे चले गए। ठीक, अब ये स्कैटरिंग वाली बात को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ये बताया गया कि जो एटम होता है तो वो एटम के सेंटर पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड होता है। ठीक है, एटम के सेंटर पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड है। इसी चीज को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम। समझ रहे हैं? तो ये जो न्यूक्लियस वर्ड है वो सबसे पहली बारी इसी एक्सपेरिमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था रदरफोर्ड सर के द्वारा। ठीक, तीसरी बात कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं हो सकता है, रेस्ट पर नहीं हो सकता है। यदि रेस्ट पर होगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उससे बचने के लिए ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर इस न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता रहता है, सच दैट
दोनों के बीच काम करने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। यानी कि आगे चल के जो हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम भी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हमारा पहला कैलकुलेशन यही होगा कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। समझ गए? इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो यही इसके कंक्लूजन है और इसी कंक्लूजन पर ये इसके कंक्लूजन हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो बात हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये एक इंपॉर्टेंट साइड का टॉपिक है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ ऐसी बात है कि ये हमारे पास एटम और ये है एटम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Z इंटू ई ले लेते हैं। ठीक, और ये यहां पर हमारे पास है एक अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने थ्रो किया है, ये यहां पर हमारे पास एक हीलियम 42 यानी कि एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, तो अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने थ्रो किया है यहां से। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना? तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है +2e के बराबर। ये अल्फा पार्टिकल जैसे 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 आगे जाएगा वैसे 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 इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इस न्यूक्लियस पर भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल आगे गया गया गया, लेट से कहीं यहां तक गया और फिर घूमकर वापस चला गया। तो वो मिनिमम सेपरेशन जहां तक कि आप अल्फा पार्टिकल को पहुंचा सकते हैं व्हेन प्रोजेक्टेड इन द लाइन ऑफ न्यूक्लियस, व्हेन प्रोजेक्टेड इन द लाइन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो मिनिमम सेपरेशन है, लेट से ये मिनिमम सेपरेशन r0 है, तो यही मिनिमम सेपरेशन कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ गए क्या है? तो ये वो मिनिमम सेपरेशन है जहां तक कि आप अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, यदि आपने बिल्कुल अलोंग द न्यूक्लियस थ्रो कर रखा है तो। ओके, ये बात सही है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसी r0 की कैलकुलेशन करनी है, प्रोवाइडेड ये इसका आपको मास नंबर बता दिया जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे से मेरे कहने का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, देखिए अल्फा पार्टिकल को आपने शुरुआत में कुछ काइनेटिक एनर्जी देकर थ्रो किया है, तो दैट इनिशियल एनर्जी को मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल शुरुआत में न्यूक्लियस से काफी दूरी पर है, काफी ज्यादा सेपरेशन है, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? तो फाइनली अल्फा पार्टिकल ये r0 सेपरेशन तक आता है, मतलब ये था हमारा इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल ये है और ये है फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनली जब ये यहां तक आया है, यहां तक आया है, तो फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? तो दो चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है k Q1 Q2 by r। तो k Q1 की जगह लिख रहे हैं उसके न्यूक्लियस का चार्ज विच इज Ze, और Q2 की जगह लिख रहे हैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज विच इज -2e डिवाइडेड बाई सेपरेशन, सेपरेशन है r0। और फाइनल काइनेटिक, तो इस पोजीशन पर अल्फा पार्टिकल पहुंचकर रेस्ट पर आ गया है, तो फाइनल काइनेटिक है 0। तो यहां से बताइएगा जरा कि ये r0 कितना आ रहा है? तो r0 आ रहा है हमारे पास 2kz e स्क्वायर, सॉरी ये गलती से प्लस -2e लिख दिया था, इस पर चार्ज +2e है। ठीक, तो ये 2kz e स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जनरली ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होता है, जनरली ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा यदि ये सेपरेशन आप मीटर में निकालना चाहते हैं तो। ये k क्या है? तो k वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट है विच इज 9 इंटू 10⁻9 होता है। Z क्या है? तो Z है एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। यदि ये गीगर मासडन एक्सपेरिमेंट है,
जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसी का दूसरा नाम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी है। कई बार सवाल के अंदर ऐसा बता दिया जाता है कि इन एन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल वाज इनिशियली थ्रोन विथ दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यदि वो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड है तो एलिमेंट यूज्ड गोल्ड था और गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर 79 होता है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखना होगा। आई होप वाली बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहीं से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, ये लिखा है। तो मैं ये कह रहा था कि यहीं से साइज ऑफ न्यूक्लियस एस्टिमेट किया गया था, साइज ऑफ न्यूक्लियस एस्टिमेट किया गया था। और ये जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, इट इज बिलीव्ड कि यदि आपने बहुत हाई एनर्जी के साथ थ्रो किया है तो हो सकता है ये अल्फा पार्टिकल गया हो, न्यूक्लियस को जस्ट टच करके आया हो, तो उस समय जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था वो -15 मीटर के आस पड़ोस का था। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो हमें क्या बताता है? तो पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मैसिव कोर, मतलब जो एटम है उसके सेंटर पर एक ऐसी जगह है जहां पर उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड है। उसी का क्या नाम है? उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक, ओके। दूसरी बात यही है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है और एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो बीच में जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 10⁻⁻5 मीटर, मतलब 10⁻5 मीटर के आस पड़ोस का गैप है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एटम यदि इस कमरे के बराबर का हो तो सेंटर पर जस्ट एक डॉट न्यूक्लियस होता है। एटम यदि फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का हो तो सेंटर पर रखा हुआ एक फुटबॉल न्यूक्लियस होता है, मतलब इतना बड़ा साइज का गैप होता है। ठीक, और न्यूक्लियस सराउंडेड होता है सुटेबल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड होता है सुटेबल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से, ताकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रह सके। ठीक है, ओके ना। और लास्ट आखिरी बात यही है कि जो एटम के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करेंगे तो उनके पास स्पीड होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उनके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच काम करने वाला, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहे होंगे। ठीक है, सिंपल, ये 4 पॉइंट याद रखना है। ठीक, चलिए भाई बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये यदि आपका न्यूक्लियस है तो इनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन होता है एक एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? तो सर्कुलर जो मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है ना। और हमें पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब एक एक्सेलरेटेड पाथ पर चलता है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? तो बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से ही तो प्रोड्यूस होता है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा। और यदि इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट किया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी होती है। एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रॉन से आई। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? कम, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का एक हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट आउट करेगा। तो अब यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो रेडियस कम होगा, और इलेक्ट्रॉन चलते 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 इस तरीके से कभी ना कभी न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन आजीवन न्यूक्लियस के अबाउट घूम सकता है, 100 साल, 10 साल, 1000 साल, जब तक चाहे तब तक घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अबाउट घूमते समय अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा होता है। मतलब ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक, तो यही वाली बात यहां पर लिखी हुई है कि while revolving about nucleus, electron should continuously radiate its energy in the form of electromagnetic wave and should ultimately form on the nucleus. तो ये मॉडल ऑफ एटम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा ग्रेजुअली चलते 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 न्यूक्लियस पर गिरेगा तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए।
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि बाहर आने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, बट एक्चुअल जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस नहीं डिस्क्रीट नेचर का होता है। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिलते हैं, यानी कि जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो यहां से तो नहीं आ रहा होता है। ठीक है, चलिए ये दो वाली बात और याद रखिएगा। ठीक, तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स के हमारे कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मतलब बोर्स मॉडल ऑफ एटम को हम लोग पोस्टुलेट्स के ही फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। पहली बात क्या है, तो पहली बात है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वाली। भले ही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया था, उसके अपने लिमिटेशंस थे, लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना झूठ है, वो तो सही है। और वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि ये एटम का लेट्स से सेंटर है, तो सेंटर पर एक ऐसी जगह है जहां पर कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड होता है, उसी का क्या नाम है, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वाली बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि एटम के सेंटर पर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसेंट्रेटेड है, उसी का नाम न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अबाउट कंटिन्यूअसली डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। और इस इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाला जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वही इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, चलिए पहली बात सही है। दूसरा, ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये अलग से कई बार पूछा जाता है कि स्टेट बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर्स क्वांटम कंडीशन क्या है, तो बोर्स क्वांटम कंडीशन ये है, सुनिएगा, कि ये लेट से न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट का रेडियस r1 है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है। तो पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L1 लिख सकते हैं m इंटू v1 इंटू r1, और ये एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है h/2π के। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद कोई एक दूसरा रेडियस है जिसके लिए वैल्यू r2 है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो v2 स्पीड से भाग रहा है, तो उसके लिए दूसरी ऑर्बिट में, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 था, ये n इज इक्वल टू 2 में बात करें तो दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम m v2 r2 है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ h/2π के बराबर। सिमिलरली तीसरी ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 3 के लिए जो एंगुलर मोमेंटम L3 होगा वो m इंटू v3 इंटू r3, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3h/2π के बराबर। यानी कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज m इंटू v इंटू r, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू nh/2π के बराबर होना चाहिए। यही बोर्स क्वांटम या बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम जिसको L से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज mvr, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होना चाहिए। यानी n क्या हो सकता है, पहली ऑर्बिट के लिए 1, दूसरी ऑर्बिट के लिए 2, तीसरी ऑर्बिट के लिए 3, चौथी ऑर्बिट के लिए 4 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं घूम सकता है, यानी कि ऑर्बिट्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है, ऑर्बिट्स मतलब उसी प्लेस पर होते हैं जहां पर कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर हो सके। ठीक है, यही है बोर्स क्वांटम कंडीशन। ठीक, तीसरी बात है स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट वाली। तो स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट से क्या मतलब हुआ, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट से यह मतलब हुआ कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो इसके पास अपनी स्पीड है तो दैट विल प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पीड की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। और दूसरा वो न्यूक्लियस से किसी सेपरेशन पर है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी और होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास यही एनर्जी अभी कैलकुलेट भी कर लेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल दो एनर्जी होती है, तो इसका जो समेशन होगा वही टोटल एनर्जी होगा, और ये टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाए, दो चक्कर लगाए, 10,000 चक्कर लगाए, 20,000 चक्कर लगाए, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का लिमिटेशन था वो दूर हो गया कि ये जो एनर्जी ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट। और चौथी आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन की है। वो क्या है सुनिएगा, तो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन में ये है कि लेट से यहां पर कहीं पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो ऑर्बिट में ले लेता हूं, ये लेट से n1 है और ये n2 है, ठीक है, ओके।
और एक और ऑर्बिट बना लेते हैं, लेट्स से ये n इज इक्वल टू n3। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने क्या किया, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दिया। इस रेडिएशन के पास मतलब यहां पे जो एनर्जी है वो है E2, यहां पे जो एनर्जी है वो है E3। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने रिसीव कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को रिसीव कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी रिसीव कर सकता है, सबसे पहले तो वही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी इन दो ऑर्बिट की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को रिसीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ यही दो नहीं, लेट्स से इसके ऊपर है कोई ये N4 है, यहां पर एनर्जी E4 है। तो यदि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी ये दूसरी और चौथी ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हैं? और यदि डिफरेंस के बराबर की एनर्जी नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मुझे तुम्हारी इस एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, जाओ। आ रही है बात समझ? यानी इलेक्ट्रॉन किन किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वो किसी भी दो स्पेसिफिक ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो। ओके, अब इसमें एक छोटी सी बात और है, करेक्शन, वो ये है कि आप इस बात को और बेहतर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शुरुआत में तो ग्राउंड स्टेट पे ही होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिसीव करता है वो ग्राउंड स्टेट से ही करना स्टार्ट करता है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, सुनिएगा कि ये न्यूक्लियस, यहां पर एनर्जी है E1, यहां पर एनर्जी है E2, यहां पर एनर्जी है E3, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप इसके ऊपर एनर्जी डालना चाहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उछलकर ऊपर वाली ऑर्बिट में जाए या और ऊपर वाली ऑर्बिट में जाए, या इसके ऊपर कोई तीसरी ऑर्बिट चौथी ऑर्बिट और है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना चाहते हैं, ठीक, तो आपको कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी? आपको एनर्जी डालना पड़ेगा या तो E2 - E1 के बराबर, या नहीं तो E3 - E1 के बराबर, या नहीं तो E4 - E1 के बराबर, या नहीं तो ये nth ऑर्बिट में भेजना है जहां पे एनर्जी En है, तो En - E1 के बराबर डालिए, इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहां से यहां चला जाएगा। ठीक, लेकिन मजे की बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हमेशा नहीं रहेगा, वापस ये घूमकर अपने घर में आएगा और बहुत जल्दी आएगा। विदिन 10⁻⁻8 सेकेंड ही इलेक्ट्रॉन को लगते हैं किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से दोबारा से घूमकर अपने घर में यानी ग्राउंड स्टेट पर आने में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया ग्राउंड स्टेट पे? तो ग्राउंड स्टेट पे इसलिए आ गया क्योंकि जो एनर्जी है ना वो एनर्जी मिनिमम होता है ग्राउंड स्टेट पर ही, ग्राउंड स्टेट पे ही एनर्जी मिनिमम होती है। अभी हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है, प्रूव भी कर लेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहेगा, ज्यादा एनर्जेटिक बनना चाहेगा कि ज्यादा स्टेबल बनना चाहेगा? स्टेबल बनना चाहेगा, और स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो कोई भी चीज अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से घूमकर अपने घर में आ जाता है। ठीक, अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये यहां पर जो डेल्टा E था वो डेल्टा E था En - E1 के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को रिसीव किया और कहां चला गया? nth। तो जाने का तो इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन आने के बहुत सारे रास्ते होंगे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से पहले यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आ जाए, या ऐसा भी हो सकता था कि यहां से इलेक्ट्रॉन पहले यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। ऐसा भी हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा यहां आ गया, फिर यहां आ गया। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी वेज आने के। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया ना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया ना, तो उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर दिया। क्या एमिट कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी है? तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी है E4 - En के बराबर, यदि वो NH से फोर्थ पर आया तो। आ रही है बात समझ? फिर ये इलेक्ट्रॉन यदि 4 से 3 पर आया ना, तो फिर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसने एमिट कर दिया, और उस रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी होगी? तो उस रेडिएशन के पास एनर्जी होगी
E4 माइनस E3 के बराबर। मेरे कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हाइयर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो इन दोनों एनर्जी ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी को वो फोटोन बनाकर थ्रो करता है। यही है हमारा फेमस बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। यानी आपको अभी एक बार के लिए समराइज करके बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो डेल्टा E होता है यानी एनर्जी ऑफ N2 माइनस टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ N1, दिस इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, या दिस इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी f के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास एनर्जी किसी भी दो स्पेसिफिक एनर्जी ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर की हो, और फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, फिर से लौट करके घर में आएगा यानी कि लोअर एक्साइटेड स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में आने के तरीके बहुत सारे होंगे, तो वो जिस भी दो ऑर्बिट के क्रॉस वो जंप कर रहा होगा तो उन्हीं दो ऑर्बिट की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का ही एक फोटोन बाहर आएगा। ठीक है, उस फोटोन का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यही करना है, क्या, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमारी ये थ्योरी वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक एटम से मेरे कहने का मतलब, तो हाइड्रोजन लाइक एटम से मेरे कहने का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये लिखिए, साथ साथ डिराइव कीजिएगा। यहां से जो कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, किसकी, रेडियस की या वेलोसिटी की, तो ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम से मेरे कहने का मतलब है ये एटम, मतलब ये जो थ्योरी है ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। ये जो थ्योरी है ये हीलियम प्लस के लिए वैलिड है। हीलियम के लिए नहीं, हीलियम प्लस के लिए। यानी कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, अब क्या बचा, हीलियम प्लस बचा, उसके लिए ये थ्योरी वैलिड है। ये थ्योरी लिथियम प्लस प्लस के लिए भी वैलिड होगा, एंड सो ऑन। आपको बस याद रखना है कि जो Z की वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है, बेरिलियम के लिए 4 होगा, एंड सो ऑन। ठीक, तो कहां से स्टार्ट करना है, कोई सा भी जो डेरिवेशन वगैरह आता है तो इसमें सबसे पहले आपसे या तो रेडियस के बारे में पूछा जाएगा या नहीं तो वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड और एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में बस 2 ही बात बिठा के रखना है। पहला जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वाली बात थी वो ये थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स था। सुनिएगा, ऐसा है कि ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, और यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है -e मास m, ये किसी v वेलोसिटी से भाग रहा है ऐसा, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम कर रहा है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्टेड है सर्कल के सेंटर की तरफ। ठीक हो गया, इनको दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा kZe इंटू E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv² बाई आर। तो यहां से एक r से r निपट गया, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई kZe² अपॉन mv²। इसका नाम निकाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। k को एज इट इज रहने दीजिए, 1/4πε0 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो पहली बात हुई। एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था, तो वो जो दूसरी बात थी वो ये था, क्या, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है L यानी कि m इंटू वी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2π के बराबर होता है। हेंस रेडियस r किसके बराबर होगा, तो रेडियस r NH अपॉन 2π mv के बराबर। अब ये दोनों एक्सप्रेशन रेडियस के ही तो हैं, यानी कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर सकते हैं। तो यदि आप 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे तो kZe² अपॉन mv², दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2π m इंटू वी के बराबर होगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास v का एक्सप्रेशन कितना आ गया, v इज इक्वल टू 2π kZe² बाई NH आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल यस बिल्कुल करना, ये काफी फ्रीक्वेंटली आता है, वेलोसिटी, रेडियस या टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। तो अब ये तो डिराइव कर ही सकते हैं, आपको याद ये रखना होगा
कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटती चली जाएगी। वो जनरली ऐसा पूछते हैं कि ये मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। तो यदि इसकी पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो बताओ दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी? v/2 होगी। तीसरी ऑर्बिट के लिए v/3 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बार यदि हमारे पास रेडियस आ गया तो रेडियस के बाद नेक्स्ट स्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग रेडियस नहीं आ गया, एक बार हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखा था। वो इक्वेशन क्या था? एंगुलर मोमेंटम वाली बात थी, यानी कि L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 था। तो यहां से रेडियस हमारे पास कितना था? रेडियस था nh अपॉन 2 mv। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है यहां से उठाइए और यहां डाल दीजिए, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो क्या है रेडियस? रेडियस है nh अपॉन 2 mv। v यानी कि हो गया हमारे पास 2 kZe² बाई nh। तो ये लीजिए, रेडियस इज इक्वल टू n² अपॉन 4 mkZe²। डेरिवेशन आ गया तो इस तरीके से डिराइव कर दीजिएगा। अदरवाइज आप ये तो जरूर से याद रखिएगा कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। हाँ, k को चाहे तो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और है तो वैसे कांस्टेंट ही ना, मैं तो बस ये बता रहा था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z भी होता है। ठीक है, इसमें यदि सारे कांस्टेंट की वैल्यू मैं पुट कर दूं, ठीक है, इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू यदि हम लोग पुट कर दें तो वो पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² के बराबर होता है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए यदि स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z है 1। तो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर का। इसी को हम लोग बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। दिस इज बोर्स रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा। कैसा? कि ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का यदि रेडियस r0 है, कितना है? r0 है, तो बताइए ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का यदि रेडियस कितना है? r0। ठीक है, ये वाला रेडियस, ये रेडियस यदि r0 है तो उससे अगली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा? 2 नहीं, ये r² के प्रोपोर्शनल है। तो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस यदि r0 है तो अगली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस 4r0 होगा। 4r0। उससे अगली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस 9r0 होगा, प्रोवाइडेड z फिक्स्ड है ना। सारी बात हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए ही कर रहे थे इसीलिए। ठीक, ये आ गया। तो लास्ट एक और टर्म, यदि आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताइए, तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड लिखेंगे 2πr/v। आपके पास v भी है, r भी है, पुट करके देख लीजिएगा। जो टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का यदि टाइम पीरियड t0 होगा तो उससे अगली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड 8t0 होगा। ठीक है, उससे अगली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड 27t0 होगा। ठीक, ये कुछ बेसिक बातें हैं। कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए, तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद ये भी डिराइव कर लीजिएगा, ये भी काफी फ्रीक्वेंटली आता है। दिस इज एनर्जी
ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस Ze, यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है -e, मास है m। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, वो r ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है v/s और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बताइए कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। ठीक है, हमें पता है इन दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया kZe² अपॉन r²। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv²/r। r से एक r मारा गया। तो अब ये है mv² इज इक्वल टू kZe²/2r। एक काम कीजिए कि 1/2 से कर दीजिए दोनों साइड मल्टीप्लाई, 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रहा है kZe²/2r। काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? kZe²/2r। ठीक है, बस इतना ही है काइनेटिक एनर्जी। अब ये यदि काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट कितना होगा? तो नेक्स्ट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जिन पर चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k Q1। Q1 इज न्यूक्लियस का चार्ज विच इज Ze, Q2 इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज -e/r। ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही आप इन दोनों एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो आएगा आपके पास टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा? तो टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जोड़िए दोनों को, इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू -kZe²/r। तो 1/2 -1 इज -1/2 -kZe²/2r। यहां ध्यान रखिएगा अभी तक सारी एनर्जी हम लोगों ने r के ही टर्म्स में निकाला है। r का एक्सप्रेशन हमें पता है, ठीक है, r का एक्सप्रेशन तो हमें पता है ना। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे r की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों टाइप की एनर्जी आ गई है। एक दो बातें मैं नोट पॉइंट बनाकर लिख देता हूं, ठीक है। सुनिएगा, पहली बात ये है काइनेटिक एनर्जी है kZe²/2r और टोटल एनर्जी कितना है? -kZe²/2r। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जो टोटल एनर्जी है या जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा। मतलब टोटल एनर्जी के आगे एक और माइनस साइन लगा दीजिए तो इट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, दूसरी बात, जो पोटेंशियल एनर्जी U होगा, पोटेंशियल एनर्जी दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, चलिए तीसरी बात कि ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव का भी सिग्निफिकेंस पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का। किसके बीच का फोर्स? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो अट्रैक्टिव फोर्स है इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस ने जैसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है कि तुम्हें मेरे अबाउट ही रिवॉल्व करना है, इसीलिए टोटल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एक काम करते हैं कि रेडियस की वैल्यू एक बार यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो अभी जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगा, ये टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? तो दिस इज इक्वल टू -kZe² 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस याद कीजिए था n² अपॉन 4π² mkZe², यही था ना। ये 2 से 2 हम लोग निपटा देंगे, यही आएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी है दिस टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ 2π² mk² Z² e⁴ by n²h²। ठीक है, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद
जो टोटल एनर्जी हमारे पास आता है दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के बराबर होता है। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद ये एनर्जी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं। मैं बता दूं कि दिस इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओके, ठीक है, समझ गए? ये डिराइव कर लेंगे ना, सो तो रहे हैं, डिराइव तो कर लेंगे ना। हाँ, ऐसा मत सोचिए नहीं देख रहा हूं, सो रहे हैं तो डेरिवेशन हो जाएगा ना। अच्छा, नहीं मतलब करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब एक बार जैसे एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। ये क्या था देखिएगा, तो ये वही जो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस ZE, ये है लेट से N1, यहां पर एनर्जी है E1, और इसके बाद कोई दूसरी ऑर्बिट है, इसका नाम है N2, यहां पे एनर्जी है E2। ठीक, तो अब जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जब जंप करता है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रो करता है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू EN2 माइनस टाइम्स ऑफ EN1 के बराबर होता है। यही है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, है ना? यही क्या है? बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। तो अब बताइए इस EN2 को क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे एनर्जी हम लोगों ने क्या लिखा है, -2π² mk² z² e⁻⁴ by n²h²। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज -2π² mk² z² e⁻⁴ by n²h², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2π² mk² z² e⁻⁴ by n1² ठीक है, तो यहां से अच्छा ये जो डेल्टा ई है, दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा लिख लेता हूं। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा लिख लेता हूं। तो यहां से हम लोग ये 2π² mk² z² e⁻⁴ ये CH इधर ही ले आता हूं, तो दिस इज CH³ 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसा लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/λ। अब इसमें ये जो पूरा टर्म, कौन सा? ये पूरा टर्म, इसको एक नया नाम दे देते हैं, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट R। तो रिडबर्ग कांस्टेंट R इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2², ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये वाला लैम्डा का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। N1 मतलब जहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जहां आ रहा है, तो N1 इज लोअर क्वांटम नंबर। लोअर क्वांटम नंबर मतलब लोअर एक्साइटेड स्टेट। और N2 जहां से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? हायर क्वांटम नंबर या हायर एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है। ओके, ये जो R यानी रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, मोर स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए यही फॉर्मूला आप क्या बना देंगे? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 1, तो 1/λ इज R टाइम्स ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ बताइए क्या? नहीं, आप ये इसके लिए सिर्फ अपना एंड रिजल्ट भी याद रखेंगे तो चलेगा। इसके लिए सिर्फ एंड रिजल्ट भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसमें सवाल कैसे आएंगे? तो सवाल वैसे ही आएंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, कूद करके यहां चला गया, तो बताइए एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ क्या है या एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हाँ, ठीक है, या तो ऐसा सवाल आएगा या नहीं तो स्टेट। अभी इसी चीज पर हम लोग बेस्ड है, हमारी जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन एटम की, वो इसी चीज पर बेस्ड है। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिख लिया। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। क्या है डिफरेंट स्पेक्ट्रम? तो ये सुनिएगा कि ये है जैसे न्यूक्लियस,
ठीक, ये न्यूक्लियस है। इसके अबाउट मैं डिफरेंट ऑर्बिट्स ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। नहीं, पेन की तो इस साइड से आती है, दूसरी साइड से नहीं आती। तो सुनिए, ये है हमारा N1, ये 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। तो आपको हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज? तो ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है से मेरे कहने का मतलब है Z इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो ये लेट से बिल्कुल इंफिनिटी वाली ऑर्बिट, N इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे हो रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से उठ के ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, या इंफिनिटी के जस्ट बाद वाले से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, इधर 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 से आ रहा है, या इधर से, या इधर से, या जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट से। तो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, इसी सीरीज को हम लोग नाम देते हैं दिस इज लाइमन सीरीज, दिस इज लाइमन सीरीज। यानी लाइमन सीरीज से मेरे कहने का मतलब है कि N1 आपका फिक्स हो चुका है 1, और जो N2 है वो N2 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, एनीथिंग लाइक दैट। तो अब जो 1 अपॉन लैम्डा का जनरल एक्सप्रेशन होगा वो 1 अपॉन लैम्डा इज R इज रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स ऑफ 1 अपॉन N1 स्क्वायर था, तो वो तो फिक्स हो गया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन N2 स्क्वायर, N2 जो होगा वो वहां पर वैल्यू आप डाल दीजिएगा, ठीक। तो लाइमन सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में पहली बात ये थी, दूसरी बात ये थी, तीसरी बात है कि ये जो एमिटेड स्पेक्ट्रम है, ये जो एमिटेड स्पेक्ट्रम है यानी कि यहां से आने वाला जो फोटोन है, ये फोटोन अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है, इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन को, ठीक। अगली बात, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस सीरीज के लिए मुझे लैम्डा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी बिल्कुल हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा होगा, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, और एनर्जी डिफरेंस यदि सबसे बड़ा होगा तो वहां से निकलने वाला फोटोन सबसे छोटा, सबसे छोटे वेवलेंथ का होगा, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना, ठीक है। अरे बात समझ, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बिल्कुल इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे हो गया, एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा और वेवलेंथ एमिटेड सबसे छोटा, तो 1 अपॉन वेवलेंथ मिनिमम कितना होगा? 1 अपॉन वेवलेंथ मिनिमम इज 1 by r इंटू 1 by 1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू r। तो लैम्डा मिनिमम कितना होगा? लैम्डा मिनिमम होगा 1 by r, 1 by r। आप चाहे तो 1 by r की भी वैल्यू याद रख सकते हैं, 1 by r इज अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 911। यदि ये लैम्डा मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम कहां पर होगा बताइए? तो लैम्डा मैक्सिमम आप समझ गए होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बिल्कुल ऊपर वाली ऑर्बिट से ही हो जाए, मतलब 2 से इलेक्ट्रॉन कूद कर आ जाए 1 पर, तो वहां पर एनर्जी का डिफरेंस सबसे छोटा होगा। एनर्जी डिफरेंस जब सबसे छोटा होगा तो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 3r/4 आ गया। तो लैम्डा मैक्स क्या हो गया? लैम्डा मैक्स हो गया 4 अपॉन 3r, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई? ये बात हो गई लाइमन सीरीज के बारे में। ठीक है, लाइमन सीरीज के बाद जो अगली सीरीज आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से यदि n इज इक्वल टू 2 पर होता है, ठीक है, मतलब इंफिनिटी से 2 पर आ जाए या इंफिनिटी के जस्ट बाद वाले ऑर्बिट से 2 पर आ जाए, ऊपर कहीं से भी 2 पर आ जाए, कहीं से भी 2 पर आ जाए, ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं दिस इज बामर सीरीज होता है, लाइमन का पैशन होता है।
लाइमन के बाद हाँ बामर सीरीज होता है, ठीक है। तो देखिएगा लाइमन के बाद जो बामर सीरीज है इसमें हम लोग क्या चेंजेस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है बामर। तो बामर सीरीज में ये N1 अब आपका 1 नहीं होगा, N1 कितना हो जाएगा, तो N1 हो चुका है आपका 2 और N2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो 1 अपॉन लैम्डा का जनरल एक्सप्रेशन इज 1 अपॉन लैम्डा का जनरल एक्सप्रेशन इज R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आने वाली जो रेडिएशन है वो यूवी को बिलोंग नहीं करती है, ये अब विजिबल रीजन में लाई करता है, तो दिस इज विजिबल लाइट। यहां पे सिमिलरली यदि 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज R 1/4, ओहो सॉरी एक छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पे 1 अपॉन N2 स्क्वायर लिखिएगा, N2 की जो वैल्यू होगी वो आपको बता दिया जाएगा। ये लैम्डा मैक्स के लिए 1/4 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर लिखूंगा और इंफिनिटी का स्क्वायर इज 0, तो लैम्डा मैक्स कितना होगा, लैम्डा मैक्स होगा 4/R के बराबर। क्या ओहो उल्टा लिख दिया, सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बिल्कुल इंफिनिटी वाले स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो वहां पे एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम होगा हमारे पास R इंटू 1/4 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर विच इज 0, तो लैम्डा मिनिमम कितना हो गया, लैम्डा मिनिमम हो गया 4 अपॉन R के बराबर। और 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू R 1/4 माइनस इलेक्ट्रॉन जस्ट जब ऊपर वाली ऑर्बिट से उठ करके यहाँ आ जाए, है ना, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे छोटा होगा, तो जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट यानी कि 3 से उठ करके 2 पर आ जाए। अच्छा एक और नाम आप याद रखिएगा कि इस चीज को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन अल्फा लाइन, इसको दिस इज हाइड्रोजन अल्फा लाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 पे आता है तो दैट इज हाइड्रोजन अल्फा, 4 से 2 पे आता है तो उसको हाइड्रोजन बीटा लाइन, ठीक है, और 5 से 2 पर आएगा तो उसको हाइड्रोजन गामा बोलेंगे। आखिरी वाली लाइन को हम लोग सीरीज लिमिट बोलते हैं, इसी हाइड्रोजन अल्फा को ही हम लोग फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज भी बोलते हैं। हाइड्रोजन बीटा को ही हम लोग सेकेंड लाइन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन गामा को ही हम लोग थर्ड लाइन भी बोलेंगे, ठीक है। तो यदि कभी सवाल के अंदर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन आ जाए और बामर सीरीज या पैशन सीरीज, मतलब सिमिलरली लाइमन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि 2 से 1 पे आएगा तो उसी को हाइड्रोजन अल्फा या फर्स्ट लाइन बोलेंगे लाइमन सीरीज का, ठीक। 3 से 1 पे आएगा तो बीटा या उसी को हम लोग सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलेंगे, ठीक। चलिए लाइमन बामर फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पास्चन के बारे में। तो पास्चन में ये N1 समझ गए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से कहां तक हो जाए, 3 तक हो जाए, इंफिनिटी से हो जाए, उसके ठीक बाद वाली ऑर्बिट से, उसके नीचे वाली ऑर्बिट से, यहां से, तो दिस इज पास्चन, ठीक है। N1 3 है और N2 कितना होगा, तो N2 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो 1 अपॉन लैम्डा है, दिस 1 अपॉन लैम्डा इज R टाइम्स ऑफ 1/9 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ पे जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अब इसके आगे वाली जो भी सीरीज है सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन का ही होता है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर अब तक आप समझ गए होंगे कि मिनिमम लिखना होगा तो क्या कर देंगे, R टाइम्स ऑफ 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर कर देंगे, और मैक्सिमम लिखना होगा 1 अपॉन लैम्डा मैक्स, तो दिस इज R टाइम्स ऑफ 1/9 माइनस 1/16 कर देंगे, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, फिर अगली सीरीज ब्रैकेट सीरीज होती है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 4 तक हो रहा होता है, 4 तक, दिस इज ब्रैकेट। हालांकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइमन, बामर, पास्चन तक ही जाते हैं, भूले भटके कोई क्वेश्चन ब्रैकेट का आपको दिखाई देगा,
पर फिर भी याद रखिएगा ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के लिए n1 4 हो जाएगा और n2 आपका 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। 1 अपॉन लैम्डा इज r, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर यहां पर 16 लिख देंगे और ये n2 स्क्वायर हो जाएगा। ये भी इंफ्रारेड रीजन को ही बिलोंग करेगा। मिनिमम के लिए r 1/9 ना लिख करके 1/16 लिख देंगे और मैक्सिमम के लिए ये 1/16 और ये 1/25 हो जाएगा। ठीक है, ओके ना। हाँ, तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम 4 एनर्जी लेवल के वैल्यूज तो याद रखिएगा, मन करे तो 5 भी याद रख सकते हैं। एनर्जी की जो वैल्यू है वो पहले ही निकाल लिया था कि एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है दिस इज माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम सिंपली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ लेवल्स में एनर्जी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1, तो ग्राउंड स्टेट पे जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर ये है n इज इक्वल टू 2। अच्छा, ग्राउंड स्टेट को ही हम लोग n इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। n इज इक्वल टू 2 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है माइनस 13.6 बाई 2 का स्क्वायर 4, यानी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑर्बिट है दैट इज n इज इक्वल टू 3 है। इसे हम लोग कहते हैं दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाली ऑर्बिट में यानी कि n इज इक्वल टू 4 पे, n इज इक्वल टू 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। यहां पे जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 बाई कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, वैल्यू आती है 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0.85 आएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल के देख लीजिएगा। ये n इज इक्वल टू 5 पे यदि हम लोग बात करें तो इसका नाम होता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। यहां पे एनर्जी होती है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके ऊपर n इज इक्वल टू 6 यानी कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो यहां पे एनर्जी होता है माइनस 0.28 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से चलते 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 लेट से ये इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इससे क्या 0.6? अच्छा, ये डिवाइड करने के बाद डिवाइड किया क्या आपने? अच्छा, ये 0.85 तो सही है, 0.54 ही तो होगा, 6 क्यों होगा? देख लीजिए कैलकुलेट करके। सॉरी, ये 0.37 होगा, ये वाला। ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये 0.37 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप जिस ऑर्बिट का चाहे निकाल सकते हैं, राइट? ये समझ आ गया। तो फिर ये वाली बात भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे हो, ये पूरी सीरीज हम लोगों ने इसका क्या नाम निकाला है?
इसका नाम निकाला है लाइमन सीरीज। ठीक है, दिस इज लाइमन सीरीज। और यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 पर हो तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज बामर सीरीज। निकलने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा विजिबल रीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन का हो जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 3 पर आएगा। दिस इज पैशन। ठीक है, ये इंफ्रारेड लाइमन बामर पैशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 पर आ रहा है तो दिस इज ब्रैकेट, ये भी इंफ्रारेड ही होता है। फिर इसके बाद वाली इस सीरीज को हम लोग पी फंड सीरीज बोलते हैं यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 5 पर आ रहा है तो दिस इज पी फंड, ये भी इंफ्रारेड ही होता है। हालांकि क्वेश्चंस इससे कम ही आते हैं, इधर ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू द मिनिमम ऑफ पास्चन बता दो, या मैक्सिमम ऑफ पास्चन टू द मिनिमम ऑफ बामर बता दो। ठीक है, तो सबका मैक्सिमम मिनिमम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी के बारे में। तो बोर थ्योरी के क्या लिमिटेशंस हैं सुनिएगा। लिमिटेशन पॉइंट नंबर 1 मैं स्टेट कर रहा हूं, लिमिटेशंस यही है कि ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये स्ट्रिक्टली वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए। मतलब ये सारी की सारी कहानी किसके लिए वैलिड है, तो ये सारी की सारी कहानी दिस इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। यानी अब न्यूक्लियस के अबाउट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैसे मॉडल ऑफ एटम के लिए, मतलब वैसे एटम के लिए ये वाला जो हमारा मॉडल है ये फेल कर जाएगा, क्योंकि यहां पे आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला या पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल को जोड़ दिया था। ठीक है, ऑलराइट। दूसरी बात कि अब वैसे तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, प्राइमरी यही था। दूसरी बात यह है कि ये मॉडल ऑफ एटम इलिप्टिकल ऑर्बिट की पॉसिबिलिटी को डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डील विथ पॉसिबिलिटी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, और आपने केमिस्ट्री में रीमन या स्टार्क इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है? हाँ, नहीं पढ़ा है? ये रीमन या स्टार्क इफेक्ट होता है कि वो जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा अभी, तो ये स्पेक्ट्रम की फर्दर स्प्लिटिंग होती है, तो उसके बारे में भी ये थ्योरी कुछ हमें नहीं बताता है। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहे हैं उन स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसके बारे में भी ये मॉडल ऑफ एटम कोई बात नहीं करता है। ठीक है, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए ही वैलिड है। ठीक, नेक्स्ट आपको एक और चीज पता होना चाहिए, वो है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन क्या है सुनिए। यस, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक्साइटेशन के बारे में। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी सिंपली कहने का मतलब होता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक, अब न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन लेट से ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ था। अब इस ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग कितनी एनर्जी दे दें कि वो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाए। ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सप्लाई कर दी जाए कि वो कहां पहुंच जाए, किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाए, तो ये उस स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ग्राउंड स्टेट पे, तो एनर्जी कितनी है E1,
मान लेते हैं कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को 2 यानी ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, हमें इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना है, n इज इक्वल्स टू 1 से उठाकर n इज इक्वल टू 2 पर पहुंचाना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को लेट से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें एनर्जी देना पड़ रहा है E2 माइनस E1 के बराबर, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां से यहां तक जाएगा। तो ये जो डेल्टा E है, दिस इज सेड टू बी एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां से 3 तक पहुंचाना था, यहां तक, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती? तो डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1 के बराबर। तो इसे हम लोग कहते हैं दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को उठाना कहां से है? ग्राउंड स्टेट से, ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए बताइए, हाइड्रोजन एटम के लिए बताइए, हाइड्रोजन एटम में ये वाली वैल्यू कितनी है? -13.6 ग्राउंड स्टेट में। उसके ऊपर वाली ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -3.4। उसके ऊपर वाली ऑर्बिट यानी कि n इज इक्वल टू 3 पे एनर्जी कितनी है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगा E2 माइनस E1 के बराबर। E2 माइनस E1 यानी कि -3.4 माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 यानी कि एनर्जी होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बाहर कोई एक ऐसा फोटोन डालिए जिसके पास एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उड़कर कहां जाएगा? n इज इक्वल टू 2 पर आ जाएगा। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? तो आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू E3 माइनस E1 के बराबर होगा, यानी कि 1.51 में से 13.6 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसी एक्साइटेशन एनर्जी में से बस ये E हटा दीजिए, E हटा दीजिए, तो इसी को कहेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज जस्ट इक्वल्स टू एक्साइटेशन एनर्जी बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब वो एनर्जी देने के लिए जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। समझ गए? यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो 10.2 वोल्ट होगा। सेकेंड एक्साइटेशन, ये क्या है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? 12.09 वोल्ट होगा। समझ गए? एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पोटेंशियल बस सिर्फ वोल्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट आइए इसके बारे में बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। जनरली ग्राउंड स्टेट में ही होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1, यहां पे एनर्जी है E1। तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दी जाए ताकि ये इलेक्ट्रॉन सीधा कहां पहुंच जाए? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, जहां पर इसकी एनर्जी 0 हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना है, वही एनर्जी इज सेड टू बी आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी यदि मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी माइनस टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। यानी ये वैल्यू कितनी आएगी? तो 0 माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाली वैल्यू है, ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यदि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है तो बताइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी 13.6, दैट विल बी 13.6। समझ गए? समझ गए? ओके, तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को उसको ग्राउंड स्टेट से उठाकर इन्फिनिटी के किसी स्टेट पर फेंकना। ठीक है?